Good morning, student. Now we will see the pace of industrial change. As we have seen that industrialization started in the second half of 18th century, although the first factory was set up in 1730s. But what was the pace of industrial change? किस स्पीड से यह जो इंडस्ट्रियल चेंजेज आ रहे थे, जो अलग अलग तकनीकी आ रही थी, अलग अलग फैक्ट्रियां आ रही थी, अलग अलग उद्योग आ रहे थे, इसमें परिवर्तन हो रहा था। यू नो वेरी वेल, जब कोई भी चीज़, कोई नई चीज़ आती है, कोई मार्केट में कहीं भी कोई नया चीज़ आता है, तो पहले हम उसे स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। ये नेचर का नियम है। आपने स्टडी किया होगा लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और अगर वह मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना पसंद करेंगे, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहते। सेम थिंग ऑल्सो हेल्ड इन द इंडस्ट्रियल चेंजेस। हमने इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो 18th सेंचुरी के तीसरे दशक में ही फैक्ट्री आ गई थी, लेकिन 19th सेंचुरी के मध्य तक जो हमारा एवरेज वर्कर था वह फैक्ट्रियों में काम नहीं करता था, जबकि वह कंट्री साइड में किसी छोटे हैंडलूम में कार्य कर रहा था। We will see how the pace of industrial changes held in Europe and after that in rest of the world. Let's start what NCERT is saying. The pace of industrial change. How rapid was the production of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industry? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब था केवल फैक्ट्रियों का इंडस्ट्री में ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होना या फैक्ट्रियों के द्वारा प्रोडक्शन होना? फर्स्ट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वॉज क्लियरली कॉटन एंड मेटल। सबसे ज़्यादा चेंजिंग, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा तेजी से उभर कर आने वाली इंडस्ट्री थी कॉटन और मेटल। Growing at the rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to 1840s। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक तक 1840 तक कॉटन लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में। ये कह रहा ग्रोइंग एट द रैपिड पेस, रैपिड तेजी से, तेज स्पीड से ग्रो करने वालों में कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लीड द वे। 1840s के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री से आगे चली गई, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s एंड कॉलोनीज फ्रॉम 1860s, द डिमांड इन फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली। रेलवे में एक्सपेंशन होने के कारण, रेलवे की डिमांड तेजी से बढ़ने के कारण, जिसकी डिमांड ब्रिटेन में रेलवे का एक्सपेंशन 1840s के समय हुआ और कॉलोनीज में 1860s के बाद हुआ। ये कह रहा कि रेलवे के एक्सपेंशन के साथ साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की डिमांड तेजी से ग्रो होने लगे। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s and in colonies from 1860s, the demand for iron and steel industry increased. By 1870s, Britain was exporting iron and steel worth about
$77 million, डबल द वैल्यू ऑफ द कॉटन। 1873 तक ब्रिटेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट करता था वह कॉटन के एक्सपोर्ट से डबल था। तो कॉटन के बाद जो है 1840s के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लीडिंग करने लगी और 1870 तक जाते जाते आयरन एंड स्टील की वैल्यू कॉटन एक्सपोर्ट की वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा हो गया। We will see what are the second factor that represent the pace of industrial changes. The new industries could not easily displace traditional industry. जो नई इंडस्ट्री थी, जो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, यह परंपरागत उद्योग को आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकता था, उसको हटा नहीं सकता था। Even at the end of 18th century के लास्ट तक less than 20% of the total worker was employed in technically advanced industrial sector। 20% से भी कम मजदूर ही इंडस्ट्रियों में काम कर रहे थे। 18वीं शताब्दी के लास्ट तक भी केवल 20% या 20% से भी कम मजदूर इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे। इवन एट द एंड ऑफ 18th century लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स was employed in technologically advanced industrial sector। Textile was a dynamic sector, but a large proportion of the output was produced not within the factory but outside within domestic unit। टेक्सटाइल जो क्षेत्र था, जो वस्त्र निर्माण उद्योग था, वह बिल्कुल यूनिक सेक्टर था। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता था वह फैक्ट्रियों में न हो करके वह घरों में होता था, वह देहात क्षेत्रों में फैला हुआ था। इट मीन्स 18th century के लास्ट तक 20% से भी कम वर्कर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। ज़्यादा वर्कर कहाँ थे? वह ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। थर्ड फैक्टर which determined the pace of industrial change was the pace of change in the traditional industry was not set by steam powered cotton and mill industry, but they did not remain entirely stagnant either। ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का जो चेंज था, जो स्पीड था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो कि देहात एरियाओं में काम हो रहा था, उसकी स्पीड चेंजिंग की जो गति थी वह स्ट्रीम पावर द्वारा तय नहीं किया जा रहा था। वॉज नॉट सेट बाय द स्ट्रीम पावर्ड कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री, बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली स्टेग्नेटेड आइदर। लेकिन वह रुका हुआ भी नहीं था, वह स्ट्रीम पावर के द्वारा तय भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन वह रुका हुआ भी नहीं था। सिमिलरली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन, देखने में छोटे लेकिन साधारण जो खोज थे, छोटे छोटे खोज थे, वेयर द बेस ऑफ ग्रोथ इन मेनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोट्री, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट। ये कह रहा है कि जो छोटे और साधारण दिखने वाले आविष्कार थे वह आधार बने नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में ग्रोथ के लिए। वह किन किन सेक्टर में? फूड प्रोसेसिंग में, बिल्डिंग्स में, पोट्री वर्क में, ग्लास वर्क में, टैनिंग जो चर्म उद्योग था, और फर्नीचर में, और दूसरे चीज़ों के बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। मीन्स छोटे और साधारण दिखने वाले आविष्कार
नॉन मैकेनिकल सेक्टर के ग्रोथ का आधार बने। चौथी चीज थी वो थी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्ड स्लोली, काफ़ी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा था। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, वह काफ़ी तेजी से स्प्रेड नहीं हो रहा था। मीन्स जो टेक्नोलॉजी थी, जो नई टेक्नोलॉजी थी और उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। New technology was expensive and merchant and industrialists were cautious about using it. जो नई टेक्नोलॉजी थी, जो नई फैक्ट्रियां थी, जो नए मशीन थे, वह अक्सर महंगे थे। एंड मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर कॉशियस, उसको इस्तेमाल करने में सावधानी बरतते थे। अबाउट यूजिंग इट, द मशीन ऑफन ब्रोक डाउन, मशीन जो थे अक्सर टूट जाते थे। एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली, उसकी रिपेयरिंग कॉस्टली थी। दे वेयर नॉट एंड इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम्ड, वह उतने प्रभावशाली नहीं थे, उतने कार्यकुशल नहीं थे जितने उनके आविष्कारक और उनको बनाने वाले दावा कर रहे थे। इट मीन्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में छोटे छोटे आविष्कार जो हुए थे, जो उसकी स्पीड को बढ़ा रहे थे, और था कि 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक केवल 20% ही वर्कर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे और आपका पहले कॉटन सेक्टर लीडिंग कर रहा था और बाद में मेटल सेक्टर लीडिंग करने लगा। ये प्रमुख पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस के 4 पॉइंट्स हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार नए नए आविष्कार आए। कंसिडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। जेम्स वाट improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1871. Let us see, this is the peak of the starting of industrialization. जेम्स वाट, जिनको कि स्टीम इंजन के खोज का जनक माना जाता है, स्टीम इंजन के आविष्कारक माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्प्रूव्ड किया। ऑलरेडी पहले से स्टीम इंजन बना हुआ था। जेम्स वाट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकॉमेन। न्यूकॉमेन ने जो इंजन बनाया था उसमें कुछ परिवर्तन किया, उसमें कुछ सुधार किया और सुधार करने के बाद उसको अपने नाम से पेटेंट करवाया। Patented the new engine in 1781. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model. ये नए मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग उसके उद्योगपति दोस्त मैथ्यू बोल्टन ने किया। But for years he could find no buyer. लेकिन कई वर्षों तक उनको कोई खरीदार नहीं मिला, उसको लोग खरीदते नहीं थे क्योंकि वह काफ़ी महंगा था। एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की शुरुआत में, मीन्स वी कैन से आफ्टर 20 ईयर, देयर वॉज नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर द इंग्लैंड। इंग्लैंड में 321 से ज़्यादा स्टीम इंजन नहीं थे, जो बहुत कम था। Why? Let us see here. First we will see how much in which sector. Of these 80 were in cotton industry. इसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्री में था, 9 in wool industry and the rest in mining, canal work and iron work. जिसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्री में था, 9 वूल इंडस्ट्री में था और बाकी माइनिंग और कैनाल के डिगिंग में, नहर खोदने के कार्य में या आयरन स्टील इंडस्ट्री में लगा हुआ था। स्टीम
engine were not used in any of the other industry till much later in the century. स्टीम इंजन वॉज नॉट यूज इन एनी ऑफ द, और दूसरे उद्योगों में स्टीम इंजन का प्रयोग 18वीं शताब्दी के लास्ट तक नहीं किया गया. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor multifold was slow to be accepted by industrialists. इस कारण से हम कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी जो कि हमारे प्रोडक्शन को कई गुना तक बढ़ा सकती थी, उसको इस्तेमाल करने की गति काफ़ी धीमी थी. सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मेनी फोल्ड वॉज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाई इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसको हमारे उद्योगपति काफ़ी धीमी रफ्तार से स्वीकार कर रहे थे. हिस्टोरियंस now have came to increasingly recognize that the typical worker in mid 19th century was not a mechanical operator but the traditional craft person and the labor. यही नहीं, 19वीं शताब्दी के जो हमारे वर्कर्स थे, इतिहासकार अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, have came to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य का जो हमारा वर्कर था वह मशीन पे काम करने वाला नहीं था, वह परंपरागत रूप से क्राफ्ट वर्क करने वाला लेबर था. जो है मीन्स जो 18th सेंचुरी में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसको स्वीकार करने में हमें काफ़ी समय लगा. 19वीं सदी के मध्य तक भी हमारा आम तौर पे जो कार्य करने वाला लेबर था वह मशीन पे काम करने वाला नहीं था, जबकि वह परंपरागत रूप से क्राफ्ट पर्सन था और वह लेबर था. जो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर. ओहो, हमने तो इसको एक शुरुआत ही नहीं